हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर विद सुनील। आज की क्लास में हम बात करेंगे ग्रेविटेशन की, गुरुत्वाकर्षण की। एक बहुत ही फेबुलर टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक नंबर के लिहाज से बहुत ही छोटा सा इंपॉर्टेंट कह सकते हो, ठीक है। अच्छा टॉपिक है, मज़ा आएगा इसमें। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ठीक है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम यहीं से शुरू होता है ये चैप्टर, ठीक है। कहाँ से शुरू होता है? न्यूटन्स का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का। न्यूटन ने इस नियम में, ठीक है, न्यूटन ने अपने इस नियम में क्या किया था? दो पिंड लिया था, ठीक है, दो पिंड लिया था, जिसको बोला था, मान लो कोई बॉडी है, अंग्रेजी में इसको बॉडी बोल देता हूं मैं, बॉडी वन। हिंदी में आप लिखना है तो आप लिख सकते हो पिंड वन, ठीक है। ऐसे ही इसको क्या कर दिया, हमने लिख दिया बॉडी टू, या फिर हिंदी में लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, पिंड नंबर दो, ठीक है। दो पिंड ले लिया। अब ये दो पिंड कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई पिंड जो भी है, पिंड मतलब एक सॉलिड बॉडी है, ठीक है, एक ठोस पदार्थ है, सॉलिड बॉडी है, जिसका अपना एक द्रव्यमान होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान मीन्स अंग्रेजी में इसी को मास बोलते हैं। इसका द्रव्यमान क्या कह लेते हैं हम, m1 है, और इसका द्रव्यमान क्या कह लेते हैं, m2 है। बताओ इसमें कोई तकलीफ है कि नहीं, ठीक है, इसमें कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका खुद का द्रव्यमान है, इसका खुद का। अब जरूरी नहीं है कि ये दोनों द्रव्यमान बराबर हो, जरूरी ये नहीं है कि इनका शेप बराबर है, ठीक है। जरूरी ये भी नहीं है कि इनकी जो डेंसिटी है वो भी बराबर हो। मतलब कहने का ये है कि इन दोनों का द्रव्यमान बराबर भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता है, ठीक है। हमें सिर्फ क्या करना है, एक का m1 ले लेना है, दूसरे का m2। मान लेते हैं इन दोनों पिंड के बीच की जो दूरी है वो क्या है, d है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, आपके हाथ में है। तो ये d क्या माना हमने, दोनों पिंडों के बीच की दूरी, दोनों डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, ठीक है। दोनों बॉडी के बीच में, दोनों पिंडों के बीच की दूरी हमने क्या मान लिया दोस्तों, d मान लिया। तो न्यूटन साहब कहते क्या हैं, इसी दोनों को आधार मान के कहते हैं कि इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा, इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो इनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। समझ में आई बात? इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, है ना, अनुक्रमानुपाती, तथा इनके बीच की दूरी d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये स्टेटमेंट थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर masses and is inversely proportional to स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इतनी बात समझ में आई क्या? अंग्रेजी में भी मैंने सेंटेंस कंप्लीट करके बता दिया आपको। आई होप समझ में ये भी आ गया होगा आपको कि दोनों के जो मास है ना, दोनों के, इनके प्रोडक्ट मतलब दोनों के मल्टीप्लीकेशन के अनुक्रमानुपाती होगा। इनके बीच में जो बल लगेगा, इन दोनों के बीच में आपस में बल लगेगा, ठीक है। अब ये बल हो सकता है, हो क्या सकता है, होएगा ही। इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो एक तरीके का आकर्षण बल होगा। कैसा बल होगा? एक तरीके का आकर्षण, जो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचे। तो उसी बल की वैल्यू को बता रहे हैं ये, कि इनके बीच में जो बल लगेगा वो इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, एंड इनके इस जो बीच में डिस्टेंस होगी उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो बल। तो कहने का मतलब ये हुआ, स्टेटमेंट सबसे पहले लिख लेना आप, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसे बता दिया हूँ।
आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, या फिर जितने जल्दी पॉसिबल हो अपने दिमाग में ही नोट कर लो आप, ठीक है। तो किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बाकी अंग्रेजी में मैंने बोल रखा है पहले से ही, आप वो नोट कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं कि मान लेते हैं इनके बीच में जो बल लग रहा है दोस्तों, वो क्या लग रहा है, F_M1M2 लिख लूं या Fg लिख लो या F लिख लो। मैं सबसे पहले ग्रेविटेशन है ना, गुरुत्वाकर्षण है, तो मैं ऐसे लिख के G लिख देता हूं। बताओ कोई तकलीफ? आपकी मर्जी है तो लिखो, आपकी मर्जी है तो ना लिखो, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला जो बल है ना, वो उनके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होगा। तो बच्चों क्या करो, आप अनुक्रमानुपाती का सिंबल लगाओ, जो द्रव्यमान है उन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, M1 और M2। इतनी बात स्टेटमेंट नंबर 1, यही कहा था इन्होंने, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। उनके द्रव्यमान के अनुक्रमान तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूसरी स्टेटमेंट कहा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, इनवर्सली का मतलब बोला मींस व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/, में करके जो भी चीजें होती है वो लिखी जाती हैं। तो किसके दूरी के वर्ग के, दूरी क्या है d, तो d का स्क्वायर कर लो। यहां तक आपको शायद कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि A to Z 1/1 अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। तो d स्क्वायर है ये, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्या है ये, d स्क्वायर है। अब इनकी ये क्या थी बच्चों, स्टेटमेंट नंबर 2 थी। अब क्या कर लो आप कि स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 दोनों को अगर मर्ज करोगे तो एक इक्वेशंस बनेगी। इन्हीं दोनों को मर्ज कर लो आप, तो क्या मिल जाएगा, Fg प्रोपोर्शनल टू, ऊपर है M1 M2 और नीचे क्या है, d स्क्वायर। बताओ सही है कि नहीं, इतनी बात सही है कि नहीं। अब एक चीज आपको पता होगी, क्या पता होगी दोस्तों, कि प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है, एक नियतांक लगाते हैं। ये वाला जो सिंबल हटा के बराबर वाला सिंबल लगाते हैं, तो क्या लगा देते हैं, एक नियतांक लगा देते हैं, एक कांस्टेंट लगा देते हैं। अब वो कांस्टेंट k भी हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू मी कुछ भी आप लिख लो, ठीक है, अपने हिसाब से कुछ भी आप लिख लो। लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल G, गुरुत्वाकर्षण है ना, इसका G ही उठाओ, जहां मिले G लगाओ, ठीक है। अब देखो जरा, जो Fg है ये G डिनोट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। और अगर मैं प्रोपोर्शनल हटाता हूं, अगर मैं प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाता हूं, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाता हूं, तो एक कांस्टेंट लगाता हूं, क्या, G। इतनी बात समझ में आई, M1 M2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये G अगर आपको नहीं इच्छा तो मत लिखो बच्चों, ये इच्छा नहीं है, ठीक है। आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ भी G यहाँ भी G, तो दो जगह G, कंफ्यूज, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या लिख लो, ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, तो F12 लिख लो या F21 लिख लो, मर्जी आपकी, ठीक है, मर्जी आपकी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। बस यही क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। यही क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार पूछा गया एसएससी और रेलवे में। दूसरी चीज और क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जरूरत नहीं थी मुझे इतना एक्सप्लेन करने की, डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे हम, लेकिन चीजें अब जो आ रही हैं, अब नए एग्जाम में जो आ रही हैं ना, वो हट के आ रही हैं, ठीक है। पहले क्या किया जाता था, एसएससी या रेलवे का एग्जाम का प्रीवियस ईयर अगर आप उठाते हो, वहां चेक करते हो, तो देखते हो बड़े सिंपल से क्वेश्चंस, फॉर्मूला बेस्ड फिजिक्स में क्वेश्चंस पूछा गया था। लेकिन अब क्या करते हैं,
अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल या गुरुत्वाकर्षण बल या आकर्षण बल, ऑप्शन नंबर 1, दोनों के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों के द्रव्यमान से डिपेंड नहीं होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। कुछ ऐसे करके एक ऑप्शन लिख दिया। तो आप यहां से मत बनाओ, यहां से जो चीजें समझी अगर अच्छे से, तो आप खटाखट देखोगे कि हाँ दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती वाला लगा दोगे। ठीक है, थ्योरेटिकल इसी में से कुछ भी कट पिट करके निकाल के छोटे छोटे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं कि आपकी जानकारी के लिए, कि आपको बराबर इसके बारे में प्रॉपरली 1 by 1 हर एक चीज नॉलेज है कि नहीं है। बताओ हाँ या ना, इतनी ही तो अब बात आती है ना। अगर ये आपको टॉपिक अच्छे से आता है तो आपसे कहीं भी अंदर से कुछ भी पूछा जाए, यू कैन इजिली हैंडल। ठीक है, अच्छा ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज और इसमें से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जी क्या है, जी क्या है। तो ये तो हमने इतना कंप्लीट कर लिया, और जो जी है ये आपका यही है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी। ठीक है, क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इस जी का जो वैल्यू होती है वो वैल्यू याद रखना 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और मात्रक इसके साथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अगला टॉपिक, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं इसमें, यहां पे हटा के, कि जो इसका मात्रक हमने लिखा वो हमने याद नहीं किया। ठीक है, वो आपको भी नहीं कहूंगा कि आप इसको याद करो। ठीक है, क्या कहूंगा, देखो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, समझाऊंगा आपको। ठीक है, कि मात्रक बनाया कैसे जाता है। तो अगर हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजीली कभी भी यूनिट को टैकल कर सकते हैं। क्या था हमारा फॉर्मूला, फॉर्मूला ये था बच्चों, एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। यही था, जी हटा दो। ठीक है, एफ बराबर g1 जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। हमें यही चाहिए ना, हमें यही चाहिए। तो बाकी चीजों को हम दूसरे साइड लेके चले जाएंगे और देखेंगे जी बराबर एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, नहीं है सर, तो जरा आप इसका मात्रक अगर निकालोगे तो जी का मात्रक ही तो निकलेगा, बराबर बल का मात्रक न्यूटन, बताओ हाँ या ना, दूरी है ना, ये डी क्या है, दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, दूरी का स्क्वायर है, इसका मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई m1 एक द्रव्यमान है जिसका मात्रक किलोग्राम होगा, m2 भी एक द्रव्यमान है जिसका मात्रक होगा किलोग्राम। तो जरा आप बताओ देख के, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम होगा कि नहीं होगा, बताओ। इतनी बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो क्या है, गुरुत्व। ठीक है, ग्रेविटी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है ये, इसी का और एक सिंप्लीफिकेशन वर्जन समझ लो आप, कि इसी का एक दूसरा बिरादरी, दूसरा भाई, जो भी आप समझना है समझ लो, उसको बोलते हैं ग्रेविटी। तो क्या करते हैं हम, लिखते हैं ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी का मतलब आप ऐसे समझो कि जो दो पिंड था, एक का m1 था दूसरे का m2 था ना। अब इसी m1 में, m1 की जगह मैं क्या कर लूं, पृथ्वी कर लूं, क्या कर लूं, पृथ्वी कर लूं। और दूसरा आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी पिंड हो सकता है, बस आप इतना ध्यान रखो। मतलब कोई दो पिंड थे पहले जिसको हमने गुरुत्वाकर्षण बेसिक समझा, उसका कॉन्सेप्ट समझा कि न्यूटन ने दिया क्या था। अब दूसरी चीज क्या है
कि एक जो M1 है वो मान लो क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी है तब भी फॉर्मूला होगा तो पृथ्वी का द्रव्यमान m ही मान सकते हो, मास ऑफ अर्थ, है ना। इसको मैं m मान लूँ या m2 मान लूँ, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अब तो छोटा m भी मान सकते हैं। क्योंकि छोटा m इसलिए मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो M1 है, ठीक है, वो मतलब यहाँ पे m नहीं है, ये क्या है, मास ऑफ अर्थ है। मतलब आप M1 M2 भी मान लेते, उसको M2 रहने देते, कोई इशू नहीं था, ठीक है। मैंने पृथ्वी लिया इसलिए अर्थ यहाँ पे लिया, पृथ्वी की अंग्रेजी क्या होती है, अर्थ होती है, तो ई लिख दिया, और m आपका द्रव्यमान है। तो बताओ हाँ या ना, इतने में कोई तकलीफ है कि नहीं। इन दोनों के बीच की दूरी मैं d मान लेता हूँ, ठीक है। बाकी सेम चीज है, f ऑफ मतलब यहाँ पे आप अगर बल निकालोगे तो क्या निकालोगे, g MEM डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। मतलब चीजें वही हैं, चीजें वही हैं, और इनके बीच में जो बल लगेगा यही आपका गुरुत्व कहलाएगा, ठीक है, गुरुत्व बल। मतलब जब किन्हीं दो पिंडों के बीच में, किन्हीं दो पिंडों में एक पिंड आपका पृथ्वी हो जाए तो ऐसे बल को गुरुत्व कहा जाता है, ठीक है, ग्रेविटी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, इनके बीच में जो त्वरण है, ठीक है, इनके बीच में जो एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन को बोला जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, गुरुत्व जनित त्वरण, ठीक है। और इस त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, कैप स्मॉल जी से, छोटे वाले जी से। बड़ा जी छोटा जी बराबर ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन बहुत होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ध्यान रखना ये जो गुरुत्व जनित त्वरण होता है ये आकार, आकृति और द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं होता है। ये पिंड के आकार, है ना, पिंड की आकृति कैसे है, देखने में कैसा है, और पिंड का द्रव्यमान क्या है, m है, कुछ है, 10 किलो है, 5 किलो है, 25 किलो, क्या फर्क पड़ता है इसको, ठीक है। और पिंड के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि इस पे डिपेंड नहीं होता है, इस पे आधारित नहीं होता है, आकार, आकृति और उसका द्रव्यमान पर मतलब डिपेंड नहीं होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, मतलब छोटा जी और बड़ा जी में संबंध क्या है वो भी जरा देख लो यहीं पे। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, छोटा जी और बड़ा जी में क्या संबंध है। तो छोटा जी क्या होता है बच्चों, तो ऐसे आप समझ सकते हो कि W बराबर क्या होता है, mg होता है। और W क्या है, एक तरीके का वेट है ना, एक तरीके का वेट ही तो है, और वेट क्या है, एक तरीके का बल है। और दूसरी चीज इसी को मैं F भी लिख सकता हूँ, बताओ है ना। इतनी बात समझ में आ गई होगी। F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। W का भी मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और W बराबर mg, इसका मतलब F बराबर mg, पहला इक्वेशन समझ में आ गया। दूसरी चीज आप क्या कह सकते हो कि F बराबर g m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब जरा आप बताओ इक्वेशन 1 और 2 बराबर है कि नहीं, बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी। F तो जब लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है तो राइट राइट साइड भी, दाहिने साइड भी बराबर होंगे। मतलब mg बराबर g m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। इनमें चाहे m1 या m2 को m मान लो,
इतनी बात समझ में आई कि कोई एक m मान लो तो कट जाएगा ये। और यहां से आपको ये निकल के आ जाएगा कि जो छोटा g होता है g बराबर g m2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। बस इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, g और g में रिलेशन क्या है। अब हम बात करेंगे g के मान में परिवर्तन। छोटा g जो है इसके वैल्यू में अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू इसकी आ जाती है। मतलब पृथ्वी के सतह पर इसकी वैल्यू तो फिक्स है भाई, कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन क्या पृथ्वी से ऊपर या पृथ्वी के नीचे या पृथ्वी के दाएं बाएं कहीं भी आसपास जाने पर या पहाड़ पे चढ़ने पर जी के मान में परिवर्तन होता है या नहीं होता है, ये हमें देखना है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं और पूछे गए भी हैं। जी के मान में परिवर्तन। ठीक है, अब क्या करना है, जो जी का मान होता है वैसे नॉर्मली कितना होता है, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, जनरली जो स्मॉल जी होता है इसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अच्छा अब हम बात क्या करेंगे इसके मान के परिवर्तन की। तो ध्यान से समझना बच्चों, ये क्या है, ये एक तरीके की पृथ्वी है। ठीक है, आप बढ़िया बना लेते हो मुझसे। ठीक है, तो आप क्या करो, ये समझ लो बस इसमें कि ये क्या है, एक नॉर्थ पोल है। क्या है ये, उत्तरी ध्रुव है, बताओ यही है ना। और नीचे वाला क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, मीन्स इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, साउथ पोल। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब जरा आप बताओ ये जो बीच वाली लाइन है ये क्या है भैया, अरे बोलो, विषुवत रेखा। क्या है, विषुवत रेखा। इसी को आप क्या बोलते हो, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी को अंग्रेजी में इक्वेटर भी बोलते हो, इक्वेटर। उसका दूसरा नाम एक और है जिसको बोलते हो आप भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा। रेखा एक नाम अनेक। ठीक है, विषुवत रेखा पूछे तब भी यही वाली है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोले तब भी यही वाली लाइन है। ठीक है, भूमध्य रेखा बोले तब भी यही लाइन है, इक्वेटर बोले तब भी यही लाइन है। ठीक है, तो इसके नाम अनेक हैं। ठीक है, रेखा एक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल हो गया आपका, और ये क्या हो गया, साउथ पोल। यही है ना भैया, ज्योग्राफी में तो यही समझ में आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कुछ ऐसे ही रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो पृथ्वी की उत्तरी और दक्षिणी जो ध्रुव हैं उस पे जी का मान क्या होता है। तो जो नॉर्थ एंड साउथ पोल मीन्स ध्रुवों पर, पॉइंट ध्यान में रखना कि ध्रुवों पर जी का मान मैक्सिमम होता है। ठीक है, ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। क्या होता है, अधिकतम होता है, पहला पॉइंट। ठीक है, ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड वन, ठीक है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के बिल्कुल सेंटर पर जी का मान 0 होता है। ठीक है, मींस पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में, मींस विषुवत रेखा के सेंटर में। ठीक है, समझ लेना आप इसको, यहां पर जी का मान लगभग 0 होता है, पूर्ण रूपेण 0 नहीं होता है, कंप्लीटली 0 नहीं होता है। ठीक है, कहीं कहीं लिखा होता है पूरी तरीके से 0, बट आप समझ लेना कि लगभग 0 होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मींस यहां पे कोई भी वस्तु आप रखोगे उसका भार क्या होगा, 0 के बराबर होगा, लगभग। हाँ, लगभग 0 होगा, हो सकता थोड़ा बहुत हो बट लगभग 0 होगा। वाई रीजन इज दैट कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है
उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, जी का मान 0 है। क्यों? क्योंकि W बराबर mg होता है और जी की वैल्यू द्रव्यमान कुछ भी है, 1000 किलो है या फिर 1 किलो है। चीजें कितनी भी बड़ी छोटी हो सकती हैं, लेकिन अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, देख के बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसका मतलब ये चीज क्लियर हुई बच्चों कि यहाँ पे मैक्सिमम था, सबसे ज्यादा था, और यहाँ पे आते आते 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? अरे भैया तीर तो समझ में आई होगी। ठीक है, तीर तो समझ में आई होगी। मीन्स ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ क्या होगा, जी का मान कम होते जाएगा। मीन्स ऊपर से नीचे, ये वाला पॉइंट, ये वाला ध्यान से समझना, ऊपर से नीचे नहीं। हाँ, ध्रुवों से आ रहे हो आप, कहाँ आ रहे हो? भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा। मीन्स ध्रुव से अंदर की तरफ आने पर जी का मान क्या होगा, कम होगा। बताओ हाँ या ना? यही तो बात समझ में आई होगी। चाहे इधर से इधर जाओगे तब भी जी का मान घटता जाएगा। ठीक है, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव से, ठीक है, ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आने पर जी का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चाहे उत्तरी ध्रुव से जाओ विषुवत रेखा पे या दक्षिणी ध्रुव से जाओ विषुवत रेखा पे, जी का मान कम होता जाएगा। फाइनली विषुवत रेखा पर जी का मान 0 हो जाएगा। यही कहने का मतलब था। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकता हूं कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर जी का मान बढ़ेगा। ये पॉइंट आप नोट कर लेना बढ़िया से। हाँ, और यहां भी वही चीज लिखूंगा कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बताओ है ना? इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो पृथ्वी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये चीज आपको जी की वैल्यू के बारे में अच्छे से ज्ञान हो गया, अच्छी से नॉलेज हो गई है। यहां से आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, जो संभावना बनती है वो आप आराम से कर लोगे अगर इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, दूसरी चीज और एक बात, क्वेश्चन जी से रिलेटेड क्या होता है बच्चों कि पृथ्वी से ऊपर या नीचे की बात पूछेगा, तब आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मान लो एक प्लेन मान लेते हैं। एक मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की सतह है। क्या है? सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये क्या है? सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस आप पृथ्वी से नीचे भी जा सकते हो आप। ये क्या है? नीचे है। ठीक है, ये क्या है? ऊपर है। यही हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती हैं? ठीक है, बिल्कुल हो सकती है सर। ठीक है, अब ध्यान से समझना, पृथ्वी से ऊपर जाओ या पृथ्वी से नीचे जाओ, दोनों केसेस में जी का मान घटता है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब पृथ्वी से चाहे नीचे की तरफ जाओगे, पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाओगे, दोनों केसेस में जो छोटा जी है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज कि ऊपर से नीचे आने पर जी का मान बढ़ता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली नीचे से ऊपर की तरफ आने पर, नीचे से मान लो एक गड्ढा है, कुआं है, कुएं के अंदर से अगर आप ऊपर आओगे तो पृथ्वी की सतह पे आना है, एकदम ऊपर नहीं जाना है। हाँ, ध्यान रखना, नहीं फिर कम होते जाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि जो पृथ्वी की सतह है उसी पे आना है। तो नीचे से ऊपर की तरफ आने पर जी का मान क्या होगा, यहां भी बढ़ेगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि जो पृथ्वी की सतह है इसी पे जी का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। तो जी के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गई है। अगली क्लास में हम क्या बात करेंगे, लिफ्ट पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस की, कि लिफ्ट से भी जो क्वेश्चंस आपके यहाँ आते हैं वो भी आप कर लो अच्छे से। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जितना भी सीखा है अच्छे से आप इसको रिवीजन करना, अच्छे से पढ़ना। अगर कहीं कोई भी समस्या आती है, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।